चलिए शुरुआत करेंगे एएनबी सुपरफास्ट की और आपको करवाते हैं देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को 1 लाख करोड़ की सौगात देने की घोषणा करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिलने के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी करेंगे और देश भर के लाखों किसान सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष के तहत फाइनेंस की सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह फंड कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में मदद करेगा। इन सुविधाओं के शुरू होने से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इन सुविधाओं के चलते किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और सही कीमत मिलने पर अपने माल को बेच सकेंगे। सरकार कई लोन देने वाली संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट करके ये 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंस की स्कीम शुरू कर रही है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ MOU साइन कर लिया है। इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले और उनकी आय बढ़े, इसके लिए सरकार ने इस स्कीम के लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी देने का ऐलान किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का ही सहारा लेते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर कहा कि गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच की मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के दर दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो। पीएम ने कहा कि भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज की भावना के अनुरूप ही हैं और इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि क्यों नहीं, हमें तो एक कदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी है। क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर इस सत्याग्रह की शुरुआत करें? बता दें कि राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कहा कि जब जब देश भावुक हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं, माल्या हो या राफेल, मोदी या चौकसी गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट हैं। चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। और दरअसल चीन के अतिक्रमण को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक दस्तावेज अपलोड किया था। हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था और राहुल गांधी इसी को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भारत और चीन के बीच रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आकार और प्रभाव को देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों पर दुनिया का काफी कुछ निर्भर करता है। दोनों देशों के बीच संबंधों का भविष्य किसी तरह के संतुलन या समझ पर पहुंचने से ही निर्भर करता है। CII शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने यह कहा है कि दोनों देशों के बीच समस्याएं हैं जो अच्छी तरह परिभाषित है। क्या भारत और चीन अगले 10-20 साल में दोस्त बन सकते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अपने अतीत को छोड़कर नए संबंध स्थापित किए हैं? इस सवाल का जवाब जयशंकर ने सीधा नहीं दिया है। उन्होंने संबंधों के ऐतिहासिक पहलू की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम चीन के पड़ोसी हैं। चीन दुनिया में पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम एक दिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और आप तर्क कर सकते हैं कि कब बनेंगे। हम जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी अनूठे देश हैं और हम केवल 2 देश हैं जहाँ की आबादी 1 अरब से अधिक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी समस्याएं भी लगभग उसी समय शुरू हुई जब यूरोपीय समस्याएं शुरू हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों के काफी मजबूत तरीके से उभरने के समय में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम दोनों देशों के समांतर
लेकिन अलग अलग उदय को देख रहे हैं। लेकिन ये सब हो रहा है जब हम पड़ोसी हैं। मेरे हिसाब से दोनों देशों के बीच किसी तरह की समानता या समझ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा ये न केवल हमारे फायदे में है बल्कि बराबर रूप से उनके हित में भी है और इसे कैसे करें ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। गलवान क्षेत्र के उत्तर में डेप्सांग के मैदानी इलाकों में सैनिकों को हटाने के लिए भारत और चीन के बीच शनिवार को मेजर जनरल स्तरीय बातचीत हुई और ये बातचीत दौलत बेग हॉल्दी में चल रही थी। भारत की तरफ से 3 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट वार्ता की अगुवाई कर रहे थे और वहीं चीन की तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल हान रुई थे ने बैठक की अगुवाई की। ये बैठक शनिवार सुबह शुरू हुई और शाम 7:30 बजे तक चली। बातचीत गलवान क्षेत्र के उत्तर में डेप्सांग के मैदानी इलाकों में सैनिकों को हटाने को लेकर की हुई। बताया गया है कि डेप्सांग की विपरीत दिशा में लगभग 15,000 चीनी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा लगा है। बैठक में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 900 वर्ग किलोमीटर के मैदानों में सैनिकों को वापस बुलाने और वहां से हटाने की प्रणाली पर काम करने के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले एलएसी पर यथास्थिति हालात बनाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उससे कोई पुख्ता हल नहीं निकला और इसके बाद शनिवार को मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई है। और बता दें कि भारतीय सेना की डेप्सांग के मैदान में अच्छी पैठ है, जबकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने पूर्वी छोर पर है और चीनी सैनिक दौलत बेग हॉल्दी के रणनीतिक एयर फील्ड से हैं और 25 किलोमीटर दूर बाटल नेक नाम के क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से मैराथन पूछताछ की है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के शौविक से 18 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने शौविक से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने ईडी ने शुक्रवार को 9 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी अब तक रिया के साथ उनके भाई शौविक, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार पर 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले ही उनकी एक्स मैनेजर दिशा सलियान की मौत हो गई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा की मौत का सुशांत की आत्महत्या से कनेक्शन तो नहीं। इसी बीच दिशा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये दिशा के मौत से पहले का वीडियो है, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और बताया जा रहा है कि इस वीडियो को खुद दिशा सलियान ने ही अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था और वीडियो में दिशा काफी खुश नजर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है और हालांकि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। फिलहाल संजय दत्त को नॉन कोविड वार्ड में ही भर्ती करवाया गया है और सब ठीक रहा तो उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। बता दें कि संजय दत्त इस समय परिवार से दूर रह रहे हैं और लॉकडाउन के समय से ही मान्यता दोनों बच्चों शहरन और इकरा के साथ दुबई में है और वहां से वापस नहीं आ पाई है। संजय दत्त काफी समय से अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो फैमिली के साथ फोटोज डालकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पत्नी मान्यता को भी बर्थडे विश किया था और फिलहाल चिंता की बात ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि एक्टर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से राहत भी मिल सकती है। संजय दत्त ने खुद भी ट्विटर पर अपनी हेल्थ को लेकर के अपडेट जारी किया है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में दमदार प्रदर्शन की बदौलत महिंदा राजपक्षे रविवार को चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह कोलंबो के प्राचीन बौद्ध मंदिर राजमहा विहाराय में होगा और महिंदा फिलहाल अकेले ही शपथ लेंगे और मंत्रियों की शपथ सोमवार को होगी। मंत्रिमंडल में ज्यादातर 30 सदस्य हो सकते हैं। बता दें कि श्रीलंका पीपल्स पार्टी के नेता महिंदा राजपक्षे को इस बार के चुनाव में अपनी सीट पर 5 लाख से ज्यादा प्रथम वरीयता वाले वोट मिले हैं और वोटों की ये संख्या श्रीलंका के चुनाव में एक रिकॉर्ड है।
श्रीलंका में इस बार 225 सदस्यों वाली 9वीं संसद का गठन होगा और महिंद्रा के नेतृत्व में उनकी पार्टी वाले गठबंधन ने हाल के चुनाव में 2/3 सीटें पाई हैं। एसएलपीपी को 145 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी दलों को 5। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शराब घोटाले और फर्जी रजिस्ट्री मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इन घोटालों के लिए मात्र अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि कहीं न कहीं नेताओं की भूमिका भी रही है। बिना उनकी भूमिका के घोटाला नहीं हो सकता। बीजेपी जेजेपी गठबंधन घोटालों की सरकार है। उन्होंने इन घोटालों की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शैलजा ने यह कहा है कि जिस विभाग में घोटाले हो रहे हैं उसी का मंत्री क्लीन चिट दे देता है। घोटाले के बारे में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको जानकारी है, फिर भी जनता के पैसे को कोरोना के बहाने लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और हाल ही में चर्चित शराब घोटाले की चर्चा करते हुए शैलजा ने कहा है कि कभी जांच एसआईटी से कराई जाती है तो कभी विजिलेंस जांच की बात होती है और उप मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। अधिकारी और नेता एक दूसरे के विभाग पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जांच बैठाई जा रही है, लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा है। सरकार तथ्यों को छिपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धान घोटाला और रेवेन्यू घोटाला तो सबके सामने है ही, लेकिन अब फर्जी रजिस्ट्री घोटाला भी चर्चा में है। पूरी जिम्मेदारी छोटे अधिकारियों पर डालकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आकाओं के इशारे के बिना अधिकारी इस प्रकार के घोटाले नहीं कर सकते हैं। शैलजा ने भाजपा गठबंधन सरकार को कमजोर और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली करार देते हुए कहा है कि घोटाले की सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच वार्ताओं का दौर जारी है और इसी पर कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने प्रतिक्रिया दी है। तुलसी ने कहा है कि जल्द से जल्द कोई स्पष्ट तथ्य सामने आए। लंबे समय से देश पर छाया आर्थिक संकट और कोरोना महामारी और उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण भयंकर हो चुकी बेरोजगारी की समस्या को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस आज से देशव्यापी रोजगार 2 आंदोलन शुरू करेगी और इस आंदोलन का मकसद बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद करना है और उनको रोजगार सुनिश्चित कराना है। आंदोलन का आगाज युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी करेंगे और आंदोलन के बारे में बताते हुए श्रीनिवास ने यह कहा है कि आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हर रोज कोई ना कोई युवा आत्महत्या कर रहा है और ये दुखद है कि केंद्र सरकार युवाओं की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में एक होटल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और मिली जानकारी के अनुसार शहर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए इसे कोविड-19 सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया गया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में कोविड सेंटर के रूप में प्रयोग किए जा रहे होटल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोगों को सेंटर से बाहर सुरक्षित निकाला गया। वहीं इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटा हुआ है और साथ ही राहत बचाव का कार्य भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए विजयवाड़ा स्थित स्वर्ण पैलेस होटल को कोविड-19 सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया गया था और इस होटल में 40 के करीब कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया था। वहीं अन्य कर्मचारियों को मिलाकर के कुल 50 लोग यहां पर रह रहे थे। आग लगने में कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल इस घटना में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल मृतकों के शवों को होटल से बाहर निकाला गया है। केरल के कोझिकोड में करीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग करने के दौरान फिसल गया और खाई में गिर गया। यह हादसा इतना भीषण था कि विमान 2 हिस्सों में बंट गया और घटना में 2 पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई। विमान में 191 यात्री सवार थे।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां पर घटना में घायल हुए यात्री भर्ती हैं। और वहीं डीजीसीए के अधिकारियों के मुताबिक विमान से उसका डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया है और कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर को निकाल लिया गया है। इन्हें आगे की जांच पड़ताल के लिए दिल्ली भेजा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश राकेश पांडे और हनुमान पांडे को मुठभेड़ में मार गिराया है। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन रहे मुन्ना बजरंगी का करीबी था। राकेश पांडे और यूपी एसटीएफ की लखनऊ के सरोजनी नगर में मुठभेड़ हुई है। राकेश पांडे मऊ के कोपागंज का रहने वाला था। वो कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा था। दरअसल मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के गैंग का बड़ा शूटर बन गया था और राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य था। वो मुख्तार अंसारी के साथ मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी था। राकेश पांडे बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आरोपी था। बता दें कि साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने थे और वो 29 नवंबर 2005 को करीमुद्दीनपुर इलाके में सोनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उस दिन बारिश हो रही थी और वो अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़कर के अपने साथियों के साथ सामान्य गाड़ी से चले गए थे और मैच का उद्घाटन करने के बाद शाम को करीब 4 बजे वो अपने गाँव गौडर लौट रहे थे कि तभी बसनिया चट्टी के पास उनके काफिले को कुछ लोगों ने घेर लिया और AK-47 से फायरिंग कर दी। इसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में होमवोरा इलाके में आतंकियों ने रविवार सुबह बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हमीद को गोली मारी है और खबर है कि आतंकियों ने अब्दुल हमीद के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी है और वहां से फरार हो गए। अब्दुल हमीद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह आतंकियों ने बीजेपी नेता अब्दुल हमीद के घर पर धावा बोला और आतंकियों ने अब्दुल हमीद को गोली मारी और उसके बाद उसी इलाके में मौजूद एक अन्य महिला बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुस गए। हालांकि महिला बीजेपी कार्यकर्ता घर पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। और बता दें कि अब्दुल हमीद बड़गाम जिले में बीजेपी की OBC इकाई के जिलाध्यक्ष थे और घटना की सूचना मौके पर पाकर के पुलिस पहुंची और बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और IMD के अनुसार रविवार और सोमवार को उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत आपदा राहत अथॉरिटी को बारिश के चलते पैदा होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए सतर्क रखा जाता है। IMD के अनुसार इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून 10 अगस्त को महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएगा और अगले 7 दिनों वो वही बना रहेगा। IMD ने शनिवार को ये जानकारी दी है। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में बुधवार को भारी बारिश और आंधी तूफान आया था। पिछले 2 दिनों में बारिश क्रमिक ढंग से घट गई है। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार राज्य में गणेश महोत्सव का आयोजन करने जा रही है और राज्य में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि राज्य में संबंधित अधिकारियों से कोरोना की स्थिति को लेकर के बात की गई है और इसके बाद ही गणेश उत्सव के आयोजन की अनुमति दी गई है। मंत्री श्रीनिवास यादव की अध्यक्षता में एक मैरी जेनर रेड्डी मानव संसाधन विकास केंद्र में एक बैठक की गई थी, जिसमें गणेश उत्सव के आयोजन को लेकर के चर्चा की गई और मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से कोरोना वायरस को लेकर के चर्चा करने के बाद ही आयोजन के लिए तैयार हैं और हम सभी लोगों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए गए निर्णयों में भागीदारी का आग्रह करते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। खुर्शीद का कहना है कि कोरोना वायरस पर
ध्यान न देकर वो लोगों से थाली बजवाने का काम करवाते हैं। अगर देखा जाए तो देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई सही कदम नहीं उठाए जा रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं और जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के लिए टेरर फंडिंग करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही अन्य गिरोह को पकड़ने के लिए भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर है कि बीकानेर लोकसभा सीट से सांसद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी देर शाम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। मेघवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव शनिवार की देर शाम आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है और केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया और पहली जांच नेगेटिव आने के बाद दूसरी जांच पॉजिटिव पाई गई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन चिकित्सीय सलाह पर एम्स में भर्ती हूं और मेरा निवेदन है कि जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोतेली की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए प्रदेश की 21 बालिकाओं, महिलाओं और 22 आंगनबाड़ी वर्करों को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आयोजन में राज्य के सीएम और राज्य मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की है और कार्यक्रम में रेखा आर्या ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह का धन्यवाद भी किया। हरियाणा के हिसार में थाईलैंड से टूरिस्ट वीजा पर आई 41 वर्षीय महिला के साथ होटल में कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने होटल के बाहर आकर हंगामा किया और इसके बाद पुलिस को फोन पर सूचना दी गई। होटल के कर्मी गुलशन और एक अन्य के खिलाफ धारा 376D के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी गुलशन को काबू कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ये भी बात सामने आई है कि विमान सेवा बंद होने के चलते टूरिस्ट वापस नहीं लौट पा रही थी। पूरे मामले में महिला डीएसपी और एसएचओ ने कानूनी कार्रवाई की। हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गांव की जनसभाएं शुरू की हैं, लेकिन जनता की भलाई के चक्कर में वो कोरोना का डर भूल गए हैं और कोरोना काल में अपने साथ साथ जनता की सुरक्षा को भी हाशिए पर ला खड़ा किया है। चौटाला ने गांव भट्टू में जनसभा आयोजित की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। हालांकि चौटाला ने सभा में जनता की समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिलाया। चलिए फिलहाल एएनबी सुपरफास्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।